गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन आज आप लोगों को फंडामेंटल राइट के दूसरे वीडियो में पहला वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने आर्टिकल 12 से लेके और 18 तक खासतौर से समानता के अधिकार वाले पार्ट को मैंने कवर किया है। दूसरे वीडियो में हम आपको आर्टिकल 19 से लेके यानी 19 से लेके और बाकी के पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम बारी बारी से अब अलग अलग आर्टिकल को देखेंगे। हम सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि फंडामेंटल राइट के बारे में मैंने बता ही दिया था कि फंडामेंटल राइट क्या है। ठीक है, ये प्रोविज़न कहाँ से आया है, कैसे यूएसए और या इंग्लैंड और फ्रांस से जुड़ा हुआ है, इसका मूल विशेषताएं क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये क्यों एक नागरिक के लिए बहुत ही अनिवार्य है और इसके लिए कोई नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो मैंने ये भी बताया था कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से मैंने इसके इम्पोर्टेंस और ये कहाँ से आया बाकी चीज़ों को बताया था। फिर मैंने आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो समानता का अधिकार मिला हुआ है, इक्वलिटी ऑफ राइट का जो बात है वो मैंने डिटेल में बताया था। अब मैं स्वतंत्रता के अधिकार यानी राइट ऑफ फ्रीडम के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि फंडामेंटल आर्टिकल 19 को देखें तो अलग अलग आर्टिकल 19 में अलग अलग प्रोविज़न है। जैसे आर्टिकल 19 का अगर 19(1)(a) को देखें तो इसमें कहा गया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हम अपनी बातों को रख पाते हैं या बोल पाते हैं व्यवस्था के खिलाफ या समाज के खिलाफ, समाज को लेके, राजनीति को लेके, आर्थिक स्थिति को लेके अपनी बात जो रख पाते हैं तो यहीं से इसी आर्टिकल के थ्रू हमें वो अधिकार मिलता है और यह अधिकार कोई स्टेट हमसे नहीं छीन सकता। ठीक है, इसी के अंतर्गत हमें क्या है, प्रेस की अभिव्यक्ति का अधिकार भी आता है, जो 1985 के एक वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो प्रेस की अभिव्यक्ति है वह आर्टिकल 19(a) के तहत आती है और यह प्रेस की अभिव्यक्ति अधिकार भी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़ा हुआ है। फिर दूसरा राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का जो अधिकार है वो भी हमारे इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको भी ये माना गया है कि यह भी अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह इसके लिए 2005 में एक कानून भी लाया गया जिसके थ्रू ये और भी क्लियर कर दिया गया कि यह हमारे अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। फिर व्यावसायिक विज्ञापन हो, ध्वजारोहण हो, सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में एक वाद में कहा था, एक केस में कहा था कि दफ्तर हो या घर हो, कहीं भी हम झंडा, अपना राष्ट्रीय झंडा, अपना नेशनल फ्लैग फहरा सकते हैं। वो फहराने का तरीका है कि बिना अपमानजनक, गौरवपूर्ण तरीके से हम कहीं भी इसका सम्मान करते हुए झंडा फहरा सकते हैं। इससे पहले ये अधिकार हमारे पास नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद से ये भी हमें आर्टिकल 19 के तहत प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर फोन टेपिंग के खिलाफ, अगर आप अपने फ़ोन का आपका टेपिंग हो रहा है, फ़ोन किसी के द्वारा आपके फ़ोन को टेप किया जा रहा है, तो आप इस आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि ये मेरा अधिकार है कि कोई मेरा फ़ोन टेप नहीं कर सकता, मैं अपनी निजी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हूँ फ़ोन के माध्यम से, उसको दूसरा कोई टेप नहीं कर सकता। तो इस तरीके से इसको बहुत सारे इस तरह का अधिकार है जो आर्टिकल 19 के तहत मिला है। और देखिए कितने इंपॉर्टेंट अधिकार हैं, कई बार इस पर चर्चा होती है, कई बार ऐसी घटनाएँ घटती हैं जिसमें आप ये इस तरह की घटनाओं को जोड़ के देखते हैं और फिर आपको पता चलता है कि आर्टिकल 19 में इस तरह के प्रोविज़न दिए हुए हैं, इस तरह के राइट आम आदमी को मिला हुआ है। तो ये मौलिक अधिकार के तहत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि ये राइट ऑफ फ्रीडम के बारे में चर्चा करता है। लेकिन फिर दूसरा ये देखिए 19(1)(b) में देखते हैं कि जैसे हमको भाषण और अभिव्यक्ति देने की स्वतंत्रता है, उसी तरह हम शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन, अगर हम भाषण और व्यक्ति देते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग अगर हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं तो क्या करते हैं, एक सभा या सम्मेलन करते हैं अपने विचारों को प्रेषित। तो दूसरा स्तर क्या होता है, शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन हम कर सकते हैं। जैसे कि आज अगर हम देख रहे हैं किसानों का आंदोलन हो रहा है, अगर वो हिंसा रहित है तो वो अपना शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन या सभा कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। अगर देखें तो बहुत सारे किसान आंदोलन में बहुत सारे किसान संगठन भी, वो क्या है, एक तरह का संघ ही तो है। ये संघ बिना किसी हिंसा को प्रेरित किए और शांतिपूर्ण ढंग से बनाया जा सकता है। तो हम क्या देखते हैं, आर्टिकल 1(c) में यह संघ बनाने की आज़ादी। फिर हम एक चीज़ और देखते हैं
इसी में सहकारी समिति भी बनाने की बात की गई। यह सहकारी समिति शुरू के मौलिक संविधान में नहीं था, तो बाद में 97th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2021 में हुआ, उसके माध्यम से इसको 19(1)(c) में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, संघ और सहकारी समिति बनाने का जो हमारा अधिकार है, यह फंडामेंटल राइट है, और यह फंडामेंटल राइट हमें 19(1)(c) के तहत मिलता है, यानी फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम के तहत हमें यह मिलता है। और यह सहकारी समिति जो है बनाने का अधिकार 97th अमेंडमेंट बिल द्वारा 2011 में शामिल किया। फिर हम क्या देखते हैं 19(1)(d) में, इसमें क्या देखते हैं कि भारत के राज्य के क्षेत्र में किसी भी जगह हमें जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये इस तरह के स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, लेकिन कई बार क्या होता है, इसके कुछ रीजनेबल तरीके से इसको कंट्रोल भी किया जाता है या इसको लिमिटेड भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जैसे कंटेनमेंट एरिया है, सैनिक क्षेत्र है, जहाँ विशेष सूचनाएं रखी जाती है, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे दस्तावेज और ये सब, वहाँ आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। तो इस तरह के कुछ रीजनेबल लिमिटेशंस हैं जो सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा भी लगाया जाता है। तो लेकिन एक जनरल सेंस में देखें तो हमें कहीं भी जाने, हम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जा सकते हैं, फिर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये इस तरह के अधिकार मिले हुए हैं। कुछ लिमिटेड जगह पे ही हमें कंट्रोल या सीमित करने की या युक्त निर्बंध लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो राष्ट्रीय सुरक्षा और बाकी चीज़ों को लेके, जैसे कई बार क्या होता है, कई सारे जनजातीय इलाके हैं जहाँ आम लोगों का प्रवेश वर्जित है, तो वो इसलिए रखा गया है क्योंकि जनजातियों में एक सुरक्षा की भावना ना आ जाए, उनको भी एक स्वतंत्रता मिले। उस तरीके से कई बार इस तरह के निर्बंध लगाए जाते हैं, इस तरह के कंट्रोल किए जाते हैं। लेकिन जनरल सेंस में देखें तो भारत के राज्य में कहीं भी कोई भी आदमी कहीं भी आ जा सकता है। ठीक है, तो ये राइट भी हमें 19 के तहत ही मिला है। फिर हम क्या देखते हैं कि भारत जब कहीं भी आ जा सकता है तो भारत के किसी क्षेत्र में निवास भी कर सकता है, बस भी सकता है। जैसे क्या है, बिहार का आदमी जाके साउथ इंडिया में बस सकता है, साउथ इंडिया का आदमी आकर दिल्ली में बस सकता है। ये हमें राइट मिला हुआ है। कैसे? ये आर्टिकल 19। ठीक है, इसमें भी कुछ कंट्रोल है, जैसे सुरक्षा को लेकर, बाकी सारी चीज़ों को लेकर, जनजातीय हितों को लेकर। कई सारे जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ ज़मीन खरीदने की आज़ादी नहीं है, या कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ एक लिमिटेड पॉपुलेशन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ कई तरह के इस तरह के कंट्रोल किए जाते हैं ताकि वहाँ की इकोलॉजी प्रभावित ना हो, वहाँ का एनवायरनमेंट प्रभावित ना हो। तो इस तरह के कई सारे निर्बंध या कंट्रोल किए जाते हैं। लेकिन जनरल सेंस में देखें तो हमें इसके थ्रू बहुत बड़ा अधिकार मिलता है कि हम कहीं भी जाके बस सकते हैं, रह सकते हैं। जब बच सकते हैं, रह सकते हैं, तो भाई वहाँ जीने के लिए कुछ तो कमाने का तरीका भी अपनाना पड़ेगा। तो वो हमको आर्टिकल 19(1)(g) के तहत या 6 के तहत 19(1)(g) या हिंदी में 6 के तहत हमें ये होता है कि हम जहाँ भी बसते हैं या जहाँ भी रहते हैं वहाँ हम व्यवसाय, व्यापार या कोई भी जीविकोपार्जन का काम, लाइवलीहुड के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये राइट भी हमें कहाँ से मिलता है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि हम मद्रास जाके रहने लगे और वहाँ काम करने की आज़ादी नहीं। हम घर से खाना और पैसे थोड़े लेके जा करेंगे, वहाँ तो कहीं ना कहीं से हमें जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय या व्यापार या कोई अन्य काम करना ही पड़ेगा, कोई जॉब करना ही पड़ेगा। तो उस तरह के राइट भी हमें आर्टिकल 19 से प्राप्त हुआ। अब एक चीज़ और हम ध्यान देते हैं, इसमें एक आर्टिकल 19 सेफ है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, जिसको 19(1)(f) या इसको हिंदी में 4 भी कहते हैं। इसके तहत क्या था, जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें अमेंडमेंट के द्वारा केवल कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया, उसको मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया, जिसकी चर्चा मैंने पहले वीडियो में भी की है। तो ये वो पार्ट था, ये और आर्टिकल 31, इन दोनों को 19 और आर्टिकल 31, ये दोनों जो है संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ है। मौलिक अधिकार का कभी पार्ट था, मौलिक संविधान में हम देखते हैं तो ये उस समय इसका पार्ट था। फिर बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बाहर कर दिया गया। तो ये अब केवल विधिक कानून हो चुका है या कानूनी प्रोविजन ही हो चुका है। और इसको पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आर्टिकल कितना में 300A में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखें, हमने ये भी बताया था कि जब इसको फंडामेंटल राइट से निकाल देंगे तो इसके क्या क्या प्रोविजन हो जाएंगे। क्या ये सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते? तो नहीं, इसको पहले हम बेसिक न्यायालय से जाके
केस कर सकते हैं, सीधे हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों के लिए नहीं जा सकते। इस तरीके से ये अंतर, जब मौलिक अधिकार से इसको निकाला गया तो ये अंतर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि आर्टिकल 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करता है कि कैसे हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन या हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कैसे संघ और सहकारी समिति बना सकते हैं इसकी स्वतंत्रता है, कैसे भारत के अन्य क्षेत्रों में अबाध रूप से या बिना किसी रोक टोक के जा सकते हैं, घूम सकते हैं और वहाँ निवास कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, और फिर जब घर बना लिए तो कुछ ना कुछ व्यवसाय, कुछ ना कुछ रोजगार या कुछ ना कुछ व्यापार तो करेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमें एक पूरा ओवरऑल एक इंसान के पूरे ज़िंदगी को संचालित करने वाला, ये समझ लीजिए, एक फ्रीडम है जो हमें आर्टिकल 19 के द्वारा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख पाते हैं कि आर्टिकल 19 एक इंसान के स्वतंत्रता के लिए, ये जीवन यापन के लिए, उसके घर निर्माण के लिए, बसने के लिए, उसके जीविका चलाने के लिए व्यापार, रोजगार या व्यवसाय करने के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे यह उसके लिए इम्पोर्टेंट रोल आता है। फिर हम आते हैं इसके बाद आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20 तो हम अब इस पे देखते हैं कैसे 19 के बाद 20 जो है ये स्वतंत्रता, इंसान की स्वतंत्रता को मैनेज करता है। तो हम एक चीज़ देख पाते हैं कि आर्टिकल 20 जो है वो किसी आदमी को अपराधी ठहराए जाने से क्या करता है, किसी आदमी को अपराधी ठहराए जाने से संरक्षण प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, किसी आदमी को अपराधी ठहराए जाने से संरक्षण प्रदान। इसमें 3 तरह के प्रोविजन है। एक है 20(1), दूसरा है 20(2), तीसरा है 20। इसमें हम क्या देखते हैं, पहला, अगर कोई आदमी अपराधी ठहराया जाता है तो उसके ऊपर जो वो होगा, कानून लागू होगा, वो भूतलक्षी नहीं होगा। भूतलक्षी से क्या मतलब है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। क्या? एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन मतलब ये क्या है कि अगर आज के डेट में कोई क्राइम होता है, आज का जो प्रोविज़न है उसको सज़ा देने का वही लागू होगा। ये नहीं कि आज वो क्राइम करता है, अब 20 साल पहले का कोई कानून है उसके तहत उसको सज़ा दी जाए, बल्कि आज जो उससे रिलेटेड कानून है जिसके तहत उसको सज़ा दी जा सकती है उसी से उसको सज़ा दी जाए, ना कि 20 साल पुराने कानून या पुराने कानून से सज़ा। जो वर्तमान में कानून है उसी के आधार पर उसको सज़ा दी जाए। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, तो हिंदी में भूतलक्षी विधायन का निषेध भी कर, मतलब क्या है, पुराने कानून के आधार पर सजा नहीं देना है, बल्कि जब ये क्राइम हुआ उस समय जो तत्काल में कानून चल रहा था उसके आधार पे उनको सजा। ठीक है, अगर ये अगर नागरिक दोषी साबित होता है। दूसरा क्या है, 20(2), यानी ये दोहरे दंड की मनाही, मतलब एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाती। ठीक है, यानी डबल जियोपार्डी से रोक है। तब दोहरे दंड से मनाही है, मतलब डबल, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तीसरा है आत्म अभिशंसन की मनाही, यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन को रोकता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से रोकता है। आत्मसंसन इसको बोलते हैं, आत्मसंसन से मनाही। आत्मसंसन से मनाही से क्या मतलब है, इससे ये मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध एविडेंस प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं, मतलब क्या है, आप अपने ही खिलाफ एविडेंस देने के लिए
को बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि मैंने कोई क्राइम किया, कोई उस तरह का क्राइम किया जिसमें मुझे सज़ा हो सकती, तो कोई मेरे ऊपर ये दबाव नहीं बना सकता कि मैं अपने ही खिलाफ एविडेंस दूँ कि हाँ मैंने ऐसे कैसे ऐसे क्राइम किए हैं, ये उसके एविडेंस है या ये उसके साक्ष्य है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन से रोकता है। मतलब क्या है कि दबाव डाल के किसी आदमी को इतना दबाव ना डालिए, या दबाव डाल के उसको खुद के खिलाफ एविडेंस प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तो उसको दबाव नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं पहले में, यह इस पे भूत लक्षी कानून लागू नहीं होंगे। मतलब जिस समय जो क्राइम हुआ है, अगर उसी समय जो कानून उससे रिलेटेड है उसी के तहत उसका सजा होगा या उसकी प्रक्रिया। दूसरा क्या है, एक ही गलती के लिए, एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। मतलब दोहरे दंड की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मना। ठीक है, तीसरा जो महत्वपूर्ण है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से रोकता है या आत्म अभिशंसन से रोकता है। मतलब क्या है, अपने ही के खिलाफ या अपराधी जिसको अपराधी घोषित करने की कोशिश की जा रही है उसको इसलिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही खिलाफ एविडेंस दे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आर्टिकल 20 जो है या फ्रीडम हमें देता है, इससे सजा से बहुत सारे हमें फ्रीडम मिलता है कि अगर आपको अपराधी ठहरा दिया गया तो किस किस तरह के फ्रीडम है आपको, आपसे जुड़े हुए, तो वो आर्टिकल 20 में आप देख सकते हैं। आर्टिकल 21, 22 और 20। फिर हम क्या देखते हैं, जो मेन आर्टिकल है वो है 21। उसमें हम क्या देखते हैं, आदमी के गौरवपूर्ण जीवन की बात की गई कि आदमी का गौरवपूर्ण जीवन इसमें स्वतंत्रता है। आदमी अपने गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। आर्टिकल 20 गौरवपूर्ण जीवन की स्वतंत्रता। इसमें हम क्या देखते हैं कि आदमी जो इंसान है, जो नागरिक है, उसको गौरवपूर्ण जीवन जीने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में एक हियरिंग सुनवाई में ये जजमेंट दिया कि जीवन का जो अर्थ है वो गौरवपूर्ण जीवन है। ठीक है, एक इंसान के लिए। इसीलिए जीवन का अधिकार कोई एक अधिकार नहीं है, ये कई सारे अधिकारों का समेकित रूप है या कंपोजिट रूप। ठीक है, ये कई सारे अधिकारों का समेकित या कंपोजिट रूप है। एक आदमी को गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए कई सारे अधिकारों की जरूरत होती है और वो सारे अधिकार इसी कंपोजिट रूप में गौरवपूर्ण जीवन को पूरा करते हैं, और यह आर्टिकल 21 में दिया गया। ठीक है, अब दूसरा चीज ये है कि भाई ये गौरवपूर्ण जीवन में आता क्या क्या है ये भी देख लें। हम क्या देखते हैं कि गौरवपूर्ण जीवन में जैसे पासपोर्ट रखने का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार है, वो गौरवपूर्ण जीवन में आता है। फिर क्या है, विदेश यात्रा करने का अधिकार है। ठीक है, ये भी गौरवपूर्ण जीवन में आता है। ठीक है, ये विदेश यात्रा करने का अधिकार या यात्रा करने का अधिकार तो हमको 19 में भी दिखा था, आर्टिकल 19 में। ये आर्टिकल 19 के साथ साथ यहाँ भी है कि हम विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकार में आता है, विदेश यात्रा का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है, ये भी हमारा गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार यानी स्वतंत्रता में आता है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। क्या? स्वच्छ पर्यावरण में जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये भी गौरवपूर्ण जीवन में आता है। फिर हम क्या देते हैं, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये भी हमारे गौरवपूर्ण जीवन। रोजी रोटी का अधिकार, निद्रा का अधिकार, ये सब उसमें आता है। रोजी रोटी, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी अधिकार और निद्रा का अधिकार।
अधिकार, ये सब किसमें आता है? गौरवपूर्ण जीवन में आता है। ये सारी चीजें गौरवपूर्ण जीवन में आती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में कहा था कि गौरवपूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत, वो केवल एक आर्टिकल नहीं है, उसमें कई सारे अधिकार कंपोजिट है। वो सारे अधिकार में देखिए, जैसे पासपोर्ट रखने का अधिकार है, विदेश यात्रा करने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है, निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, रोजी रोटी कमाने का अधिकार है और निद्रा का अधिकार है। कई बार आप लोग देखते हैं ना, रात में 10 बजे के बाद म्यूजिक सिस्टम साउंड या सम्मेलनों में जो बड़े गाने, शादी ब्याह में जो गाने बजते हैं तेज तेज आवाज़ में, उसको 10 बजे के बाद बंद करने का वो है, सरकार की तरफ से आदेश है। ये क्यों है? क्योंकि 10 बजे के बाद माना जाता है कि लोग सोते हैं, सोने में खलल नहीं पड़ना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो ये निद्रा का जो अधिकार है ये उनके मौलिक अधिकार में आ जाता है, और इस तरह का अधिकार का हनन करने पे आदमी सीधे कोर्ट जा सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। इस तरीके से क्या है, ये सारे जो अधिकार इसमें मेंशन है वो गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है, और गौरवपूर्ण जीवन जब जीने के लिए जरूरी है तो सरकार का यह दायित्व है कि वह इसकी सुरक्षा करे, और इसीलिए ये सारे जो अधिकार है वो उसके गौरव। और एक चीज मैंने ये भी बताया था आपको कि आपातकाल या राष्ट्रीय इमरजेंसी में, राष्ट्रीय आपातकाल में सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 ये दोनों कभी निलंबित नहीं होते। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, मैंने 20 भी बताया, 21 भी बताया। अब समझ गया ना कि ये किसी भी हालत में ये अधिकार आपके निलंबित नहीं होते हैं, और इसको तभी वंचित किया जा सकता है जब विधि द्वारा स्थापित प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही इसको इससे निलंबित या इससे वंचित किया जा सकता है। जैसे क्या है, किसी आदमी के जीवन, जैसे फांसी की सजा दी जाती है, अब देखें उसका प्रोसीजर कितना लंबा होता है, 10-10 साल 20-20 साल केस चलता है, उसमें कई सारे स्टेज होते हैं, सुप्रीम जो निचला स्तर, फिर उससे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी लंबी प्रक्रिया होती है, एक स्थापित प्रक्रिया है, के बाद किसी को फांसी जाती है, वो भी हीनियस क्राइम में, वो भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में। इस तरीके से एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही इनके जीवन के अधिकार को छीना जा सकता है, अन्यथा कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इनके इस अधिकार को छीना जा सके। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कहते हैं। फिर एक चीज इससे जुड़ा और आता है, वो क्या है, आत्महत्या। आत्महत्या या सुसाइड, क्या ये जीवन के अधिकार में आता है? नहीं। पहले तो ये था कि ये आत्महत्या के जो प्रयास करना था वो दंडनीय अपराध था, लेकिन संसद ने इसको दंडनीय अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। लेकिन इसको अभी भी आपके जीवन के अधिकार में नहीं आता कि आपका मन हुआ था आप अपने लाइफ खत्म कर दिए, नहीं, वैसा नहीं होता। पहले इसको दंडनीय अपराध में रखा गया था। अगर आप इस तरह का अटेम्प्ट करते हैं, आत्महत्या की कोशिश करते हैं, तो आपको सजा हो सकती है, तो लंबे समय तक जेल में रहना। लेकिन जो कैबिनेट है उसकी अनुशंसा के बाद इसको दंडनीय अपराध के श्रेणी से बाहर कर। ठीक है, मरने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन इसके साथ, आत्महत्या के साथ एक और चीज आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है दया मृत्यु या मर्सी किलिंग या यूथेनेसिया। इसको भी जान लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इस पर चर्चा होती है और हम कई बार ये मुद्दों में या खबरों में रहता है। तो ये है दया मृत्यु या मर्सी किलिंग या यूथेनेसिया। ये क्या है? इसमें क्या होता है कि ऐसी किसी आदमी की ऐसी स्थिति हो जाए कि हर तरीके से ये प्रमाणित हो जाए कि वो आदमी अब किसी भी हालत में एक बेड पे पड़ा हुआ है, बीमार है, लंबे समय से अब उठ नहीं सकता, अपनी ज़िंदगी चला नहीं सकता, वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे है ना, जीवन रक्षक प्रणालियों की मदद से वो जिंदा है और उसके जीवन को चलाया जा रहा है, उसकी सांस को चलाया जा रहा है। अब उसके उठ बैठने की संभावना या ठीक होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, वो
हमेशा वेंटिलेटर या किसी और माध्यम से उसके सांसें चलाई जा रही है, उसके ऑर्गन चलाए जा रहे हैं, उस तरह के कंडीशन में कई बार क्या होता है, मरीज की बुरी हालत को या दयनीय हालत को या उसके दर्द को देखते हुए दया मृत्यु की मांग की जाती है। ठीक है, उस कंडीशन में दया मृत्यु की मांग, तो ये दया मृत्यु या मर्सी के लिए यूथेनेसिया दो तरह का होता है, एक होता है सक्रिय और दूसरा होता है निष्क्रिय, मतलब एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया। हमारे इंडिया में एक्टिव यूथेनेसिया लागू नहीं है। मतलब क्या है कि अगर किसी इस तरह के कंडीशन वाले किसी मरीज को या रोगी को हम जैसे कई बार होता है इंजेक्शन देके या कोई और तरीके से मार देते हैं, वैसा नहीं कर सकते। इंडिया में ये मनाही, ये लागू नहीं है भारत। हाँ, निष्क्रिय दया मृत्यु, उसमें क्या होता है, जीवन रक्षक प्रणाली जिसपे वो मरीज टिका हुआ, जिससे उसकी सांसें चल रही है, जिसके ठीक होने की संभावना ना के बराबर है, खत्म हो सकती है, तो वैसे आदमी का लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटा दिया जाता है और वो आदमी इसे मर जाता है। तो इस तरह का जो पैसिव दया मृत्यु है वो इंडिया में, ठीक है, तो भारत में स्वीकार किया गया। लेकिन इसके लिए भी बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत सारे पैनल बनते हैं डॉक्टरों का, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया जाता है, फिर उसका पूरी प्रक्रिया होती है, फिर वो ये तय करते हैं कि हाँ ये वाकई में नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही पेचीदगी है, किसी आदमी का जीवन लेना बहुत ही मुश्किल है हमारे संविधान के माध्यम से, बहुत ही स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही इसको किया जा सकता है। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा कभी कभी 50 साल में कभी एक बार सुनने को मिलता। एक बार अरुणा शानबाग एक केस था, उसमें इस तरह के कई सारी बातें, इसमें ये चर्चा में था और कई बार मीडिया का अटेंशन लिया था, लेकिन ये हमेशा ऐसा सुनने को नहीं मिलता। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी आदमी का जीवन लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देख पाते हैं कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कितना इम्पोर्टेंट है। एक इससे जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है जो जिस पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। एक प्रथा है जिसका नाम है संथारा। यह जैन धर्म में संथारा, यह जैन धर्म में यह प्रथा है जिसमें क्या होता है, आदमी अपना खाना त्याग देता है और धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जाता है। कई बार इसको लेके केस किया गया और यह कहा गया कि यह खुद से सुसाइड वाला तरीका है कि आप खाना ही नहीं खाइएगा तो सुसाइड की तरफ बढ़िएगा, और सुसाइड की तरफ बढ़िएगा तो आत्महत्या हमारे यहाँ दंडनीय था पहले। तो इसको क्या किया गया, इसको लेके कोर्ट में लोग गए कि भाई ये आत्महत्या का ही एक प्रोसीजर है, इसको बैन करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला था तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 25, जिसमें धर्म, आस्था, विश्वास, उपासना को मानने की स्वतंत्रता है, उसके तहत भी ये आता था संथारा। तो इस केस को लेके जयपुर हाई कोर्ट यानी राजस्थान हाई कोर्ट ने इस संथारा व्यवस्था प्रणाली को, जो धार्मिक प्रणाली तरीका प्रक्रिया को, इसको अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, इसको इलीगल कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संथारा को वैध घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संथारा को वैध घोषित कर दिया। जो जयपुर हाई कोर्ट ने संथारा को इलीगल घोषित किया, उसने आर्टिकल 21 यानी गरिमापूर्ण जीवन में जो सुसाइड का मामला था उसको वरीयता देते हुए इसको इलीगल घोषित कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को उलटते हुए आर्टिकल 25 को वरीयता देते हुए इसे कहा कि धार्मिक उपासना स्वतंत्रता का मामला है, इसलिए हम इसको वैध घोषित करें। इस तरीके से ये मामला भी बहुत चर्चा में रहा था। तो यह चूँकि आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ था, इसलिए उस समय मीडिया में, बुद्धिजीवियों के बीच, संविधान वेताओं के बीच बहुत ही चर्चा का मुद्दा रहा था। अभी भी होता है, कभी कभी चर्चा होती रहती है। तो इस तरह की चीज़ों को भी आर्टिकल 21 में हमको देखने को मिलता है। फिर हम क्या देखते हैं, आर्टिकल 21 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, 21A। इसमें क्या है, इसमें 86th अमेंडमेंट के द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की
बात की गई। अमेंडमेंट 86, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई और इसी को लेके एक एक्ट भी पारित किया गया 2009 में, जिसको क्या कहा गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्या कहा गया, ये आर्टिकल एक्ट पारित किया गया 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम आर्टिकल 21 को भी देखते हैं, जिसमें जीवन का अधिकार की महत्व दिया गया, शिक्षा को भी उतना ही बड़ा महत्व दिया गया। क्यों? क्योंकि एक गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए बताइए शिक्षित होना कितना जरूरी है। क्योंकि आप ये वैज्ञानिक शिक्षा जो है ना, आपको ये बताता है कि आपके जीवन के लिए, समाज के लिए, बाकी चीज़ों के लिए क्या जरूरी है, कैसे आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। और यह एजुकेशन अगर बचपन में ही इसको बढ़िया से दिया जाए तो उम्र इसका प्रयोग इंसान करता रहा। या इसीलिए 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रोविज़न यहाँ लाया गया। क्यों? क्योंकि यह इंसान के लिए उतना ही जरूरी है कि वह गौरवपूर्ण जीवन की स्वतंत्रता का लाभ या फायदा उठा सके। इस तरीके से हम आर्टिकल 21 को भी देख पा रहे हैं कि कैसे आर्टिकल 21 जो है यह इम्पोर्टेंट है और क्यों आपातकाल के दौरान भी 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 22 पे। आर्टिकल 22 पे हम जो खास बात देखते हैं वो यह है कि यह हमें आर्टिकल 22 इसमें हम क्या देखते हैं कि यह मनमानी गिरफ्तारी या निवारक नज़रबंदी, मतलब प्रिवेंटिव डिटेक्शन, ठीक है, से रोक लगाता है, या मनमानी गिरफ्तारी से ये आपको रोकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन से आपको रोकता है। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं कि किसी भी मतलब मनमानी तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाता। ठीक है, अगर वो गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो उसको यह जानने का अधिकार है उसको किस लिए गिरफ्तार किया गया। यानी क्या है कि आप किसी भी, आप देखते हैं पुलिस किसी को मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती, बल्कि अगर जिसको गिरफ्तार करती है तो उसको ये जानने का पूरा अधिकार है कि आपको हमको किस सजा के तहत गिरफ्तार, या क्या गलती के तहत, क्या उल्लंघन के तहत हमको गिरफ्तार। ठीक है, ये उसका अधिकार। दूसरा, वह जो आदमी जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको मनपसंद एडवोकेट या वकील रखने का अधिकार दिया गया। ठीक है, वो जिसको चाहे उसको एडवोकेट या वकील रख सकता है। ठीक है, और तीसरा जो सबसे मुख्य प्रावधान इसमें है वो है 24 घंटे के अंदर, ठीक है, उस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर छुट्टी का दिन है, ठीक है, तो उसको, या आने जाने का जो समय है मजिस्ट्रेट के पास आने जाने का, उसको इस 24 घंटे में शामिल नहीं किया। कौन सा? छुट्टी का दिन, हॉलीडे, और आने जाने, ट्रांसपोर्टेशन। के टाइम को शामिल, इन दोनों को शामिल नहीं किया उस 24 घंटे। तो क्या है, कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है, इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, यह जानने का अधिकार है। इस धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है, ये जानने। दूसरा, वो अपने मनपसंद वकील से परामर्श ले सकता है, वो अपने केस के लिए रख सकता है। तीसरा, 24 घंटे के भीतर जो भी आदमी गिरफ्तार किया गया है उसको जज या मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित या सामने लाया जाना जरूरी। 24 घंटे में क्या है, आने जाने का समय या जो हॉलीडे है वो शामिल। ठीक है,
अब क्या देखते हैं, यह अधिकार दो लोगों को प्राप्त नहीं। वो दो लोग कौन हैं? एक, अगर हमारा किसी से युद्ध चल रहा है या कोई शत्रु देश है, उसके तहत जो गिरफ्तार लोग होते हैं वो, जैसे एनिमी एलियन उसको कहा, एनिमी एलियन, एलियन कहा जाता है। शत्रु देश से युद्ध के समय या उस तरह तनाव के समय जो लोग उधर से गिरफ्तार किए, उनको शत्रु एलियन या शत्रु अन्य देशीय कहा जाता है। वो उनको इस एक्ट के तहत राहत नहीं मिलती। ठीक है, एक्ट के तहत जो भी प्रोविजन है उसका फायदा वो, ठीक है, यह अधिकार का प्रयोग हुआ। दूसरा है निवारक नजरबंदी। दूसरा क्या है? निवारक नजरबंदी, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये पता चल जाए कि यह व्यक्ति, ठीक है, इस आधार पर इसको गिरफ्तार किया जाता है प्रिवेंटिव या निवारक नजरबंदी तहत कि वो भविष्य में अपराध कर सकता है, इसके तहत तो गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे के अंतर्गत जज के या मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाए। इस तरीके से दो लोग ऐसे हैं, एक एनिमी एलियन और एक निवारक नज़रबंदी के तहत जो भी लोग गिरफ्तार किए जाते हैं उनको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाया जा सकता, नहीं लाने का प्रावधान। ठीक है, वो इस कानून, इस आर्टिकल का फायदा नहीं उठा। दूसरा, निवारक नज़रबंदी में क्या होता है कि संविधान के तहत अधिकतम 3 महीने तक, यानी 90 दिन तक किसी व्यक्ति को बंदी बना के रखा जाता है। लेकिन पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया उसके अनुसार 60 दिन तक किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जाता है। अगर उससे ज़्यादा रखना है तो एक सलाहकारी बोर्ड का निर्माण होता है। इसका सलाहकारी बोर्ड का निर्माण, एडवाइजरी बोर्ड का निर्माण। यह सलाहकारी बोर्ड में क्या होता है? 3 सदस्य होते हैं और इसमें क्या होता है? हाई कोर्ट लेवल का कोई जज या उसकी योग्यता वाला आदमी इसमें रखा जाए। वह सलाहकारी बोर्ड के रिकमेंडेशन के बाद ही नज़रबंदी की अवधि जो 60 दिन होती है उसको बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा ऐसे नहीं बढ़ाई जा सकती। मतलब आदमी के स्वतंत्रता के अधिकार को का पूरा ध्यान रखा गया। अगर इस तरह का कोई निवारक नज़रबंदी के तहत जो भविष्य में क्राइम कर सकता है उसके तहत गिरफ्तार किया गया तो उसको 60 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। और उससे ज़्यादा रखना है हमको एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना होगा और वो एडवाइजरी बोर्ड जब रिकमेंडेशन देगा निवारक नज़रबंदी को बढ़ाने के या उसके हिरासत को बढ़ाने के, तभी बढ़ाया जा सकता, ऐसे नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, तो एक चीज़ और इसमें है, ध्यान रखना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण करके एक रिट होता है। रिट के तहत भी निवारक नज़रबंदी के लिए जारी किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, आगे हम रिट पढ़ाने वाले हैं। इसको क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत रिट जारी किया जा सकता है और यह पूछा जा सकता है कि भाई तू कैसे बंदी बना लिए। तो यह रिट का जो आधार है, ये रिट जो है, जो इसके बारे में अंबेडकर ने कहा था कि यह संविधान की आत्मा है, मूल अधिकारों की आत्मा है। यह रिट के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इंसान के मौलिक अधिकार की रक्षा करते हैं। उसके तहत भी यह रिट जारी करके एक कारण पूछा जा सकता है कि भाई आपने इसे रिट क्यों जारी किया है, बंदी क्यों किया है। अगर वाजिब आंसर आया तो ठीक है, नहीं तो इनको मुक्त कर सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हाई कोर्ट की तरफ आदेश जारी मुक्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या है, यह निवारक नज़रबंदी का जो प्रोविज़न है, ठीक है,
भविष्य में क्राइम को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन कई बार राज्य के मनमानेपन को कंट्रोल करने के लिए भी इस तरह का रिट जो है वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। अगर राज्य मनमानीपन करता है कि किसी को गिरफ्तार कर लिया निवारक नजरबंदी के तहत, अगर राजनीतिक तरीके से कई बार होता है कि दुश्मनी के आधार पे या बदला लेने के लिए भी इस तरह के किए जाते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के तहत रिट जारी करके बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आज़ाद कराया भी जा सकता। अगर रीजन वाजिब न हो निवारक नज़रबंदी की तो स्वतंत्र कराए। इस तरीके से क्या है, एक चीज़ और हम जान लीजिए कि ये निवारक नज़रबंदी जो है या प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। मतलब क्या है, राज्य का भी अपना नियम है और सेंटर का भी अपना नियम, ठीक है, सेंटर का भी अपना नियम है और स्टेट का भी अपना। कई बार आप सुनते हैं ना यूपी को का मको का NSA जो सेंटर का अपना वो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत कई बार निवारक नज़रबंदी के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और 60-60 दिन उनको हिरासत में रखा जाता है। यूपी को काम के तहत आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इधर कई लोग इसके तहत खासतौर से CA और NRC बिल के तहत कई लोगों पे ये लगा हुआ था और उनको बंदी बनाया गया। तो इस तरह के, चाहे महाराष्ट्र में भी MP कोका के तहत कई लोगों को बंदी बनाया गया था, तो आप लोग इसको भी इस तरह की चीज़ों को भी सुने होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि कैसे जो ये है आर्टिकल 22 है जिसमें कैसे नागरिकों को सुरक्षा मिलती है स्टेट के कंट्रोल के तहत, कि कैसे स्टेट के खिलाफ नागरिकों को गिरफ्तारी से और बाकी चीज़ों से सुरक्षा मिलती है, ये हम देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, आर्टिकल 23 और 24, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा करता है। आर्टिकल 23 और 24, इसमें हम क्या देखते हैं, आर्टिकल 23 में आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई। इसमें आर्टिकल 23 और 20, इसमें क्या किया गया है, इसमें खास तौर से क्या है, मनुष्यों के दुर्व्यापार माने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे रोक लगाई गई है, बलात् श्रम यानी फोर्स्ड लेबर पर रोक लगाई गई है, और बेगार, इन 3 चीज़ों पे निषेध किया गया। क्या, मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दूसरा बलात् श्रम या फोर्स्ड लेबर, और तीसरा बेगार, मतलब बिना पैसे का काम कराना, बिना पैसे या बहुत ही मिनिमम पैसा जो वाजिब नहीं है उस पर काम कराना बेगार कहलाता है। इन तीनों से का निषेध किया गया है, ठीक है। इसमें आर्टिकल 23 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, वो कहता है कि ये 3 चीज़ का प्रोविज़न हम करते हैं। अगर, लेकिन एक चीज़ और समझ, अगर सार्वजनिक हित की पूर्ति हो रही हो तब इसका निषेध नहीं किया जा सकता, इन चीज़ों का निषेध नहीं किया जा सकता। जैसे कि युद्ध के समय में जो सैनिक काम करते हैं ओवर टाइम, या जो डॉक्टर काम करते हैं, वो बलात् श्रम के श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक हित की पूर्ति कर रहे हैं, वो आपात स्थिति में वो देश के हित में काम कर रहे हैं। तो इस तरह के कंडीशन में इस तरह की चीज़ें नहीं आती। जैसे अभी कोरोना का टाइम है, तो आपने देखा डॉक्टरों को छुट्टी वगैरह सब कैंसिल कर दी गई थी और उनको लगातार मैक्सिमम से मैक्सिमम काम कराया जा रहा है। क्यों? सार्वजनिक के हित के पक्ष, पूर्ति के पक्ष में। वो अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत जाकर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं पा सकते थे। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक हित की पूर्ति कर रहे थे। ऐसी आपदा आई थी जिसमें आपके इस तरह का श्रम करना अनिवार्य हो गया था। तो सार्वजनिक हित की पूर्ति के लिए इस तरह के प्रोविज़न को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता, बल्कि उस तरह कंडीशन में इसको इलीगल भी घोषित नहीं किया जाता, ठीक है। फिर आर्टिकल 24 जो है वो क्या करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों या खतरनाक रोजगार में लगाए जाने की मनाही कर, ठीक है। यानी बच्चों को खतरनाक फैक्ट्रीज में या माइंस में जहाँ जान जाने की बहुत ज़्यादा खतरा है, जो ट्रेंड नहीं होते, एक उम्र का
परिपक्वता नहीं होती, उनके मानसिक लेवल का वो परिपक्व नहीं होते हैं 14 साल तक के, तरह के खतरनाक रोजगार में उनको नहीं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 24 के तहत बच्चों के 14 वर्ष के बच्चों के को लेके एक अधिकार, एक संरक्षण दिया गया शोषण के। ठीक है, लेकिन संसद ने जो कानून पास किया है उसमें ये 14 वर्ष ना करके क्या कर दिया है, 18 वर्ष कर दिया। संसद ने 14 वर्ष को करके 18 वर्ष कर दिया। इस प्रकार क्या देखते हैं कि ये बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करते हैं, उनके शोषण से बचाव करते हैं। तो हम आर्टिकल 24 में इस तरह की चीज़ों को देख पा रहे हैं। अब क्या है, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 यह हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। क्या देते हैं, 25, 26, 27, 28 आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। इसमें क्या है, धर्म, जिस धर्म को चाहे उस धर्म को माने, उसकी उपासना करें, उसकी आस्था करें, इससे जुड़े हुए जितने भी उनकी स्वतंत्रताएं हैं सब इसी से। ये आर्टिकल 25 जो है वो यही करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 जो है क्या करता है, धर्म को मानने, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, अंतःकरण या उपासना, ठीक है, इस सबको करने की स्वतंत्रता, इसका प्रचार करने की भी स्वतंत्रता देता है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि यह हमें धार्मिक स्वतंत्रता या रिलीजियस फ्रीडम यह बात करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख पाते हैं कि आर्टिकल 25 कैसे हमें किसी भी धर्म को मानने, अंतःकरण की स्वतंत्रता करने या उसकी प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब क्या है, क्या नास्तिकता एक मौलिक अधिकार है? हाँ, नास्तिकता जो है इसी के तहत, नास्तिकता जो है इसी के तहत एक मौलिक अधिकार है। जैसे हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, उसी तरह हम नास्तिक भी हो सकते हैं। हम किसी भी धर्म का माने ना माने, प्रचार करें ना करें, कोई, वो भी हमारा मौलिक अधिकार। अगर हम किसी धर्म को नहीं मानते तो यह हमारा मौलिक अधिकार है। कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकता कि नहीं आपको कोई ना कोई धर्म मानना ही है। तो ये किसके तहत अधिकार मिला है? आर्टिकल 25 के तहत। ये भी एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, यानी नास्तिकता जो है एक मौलिक अधिकार। ठीक है, अब एक एमपी से रिलेटेड केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, वो फैसला जान लीजिए कि धर्मांतरण से जुड़ा हुआ फैसला था। उसमें क्या था कि एससी ने माना कि धर्मांतरण करवाना या एक धर्म से दूसरे धर्म में चेंज करवाना एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, परंतु स्वेच्छा से कोई आदमी अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार। अगर कोई आदमी करवाए तो ये उसका मौलिक अधिकार नहीं, लेकिन कोई आदमी खुद अपना स्वेच्छा से धर्म का चेंज करे तो वो उसके मौलिक अधिकार में आता है। बल से या छल से या लोभ से किसी भी तरीके से धर्म चेंज करवाना मौलिक अधिकार। ठीक है, बल से, छल से या लोभ से अगर हम धर्म चेंज करवाते हैं तो वो मौलिक अधिकार में। ठीक, कोई आदमी अपने मन से अगर धर्म चेंज करता है तो वो उसका मौलिक, लेकिन कोई धर्म चेंज करवाता है तो वो उसका मौलिक अधिकार नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जो धर्मांतरण को लेके आया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि हिंदू जो धार्मिक संस्था है उसमें सभी वर्गों के लिए इसको खोला गया है। जैसे कि क्या कहें कि जैसे हिंदू धार्मिक संस्था के अंतर्गत सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन धार्मिक संस्थाएं भी आती है। सब हिंदू धार्मिक संस्थाओं के अंतर्गत इसको गिना जाता है। बेसिकली इसका ये कैसे निर्मित हुई? ये धार्मिक समाज सुधार
के तहत ये निर्मित हुई हैं। जो जैन धर्म की संस्था है, सिख धर्म की संस्था, बौद्ध धर्म की संस्था, ये हिंदू धर्म का ही है। इससे जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं वो हिंदू धर्म के संस्थाओं के अंतर्गत ही आते हैं। और इसका निर्माण कैसे हुआ? सामाजिक सुधार का ये निर्मित हुई। जैसे अस्पृश्यता के ऊपर प्रहार करने के उद्देश्य से भी हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में बहुत सारी संस्थाएं बनी है। बौद्ध धर्म में हम क्या अम्बेडकर को भी देखते हैं कि उन्होंने लास्ट टाइम में अपना बौद्ध शिक्षा ले ली थी और अस्पृश्यता के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे बौद्ध शिक्षाओं को अपनाया भी था। इस तरीके से भी हम देखते हैं कि अस्पृश्यता पर प्रहार करने के लिए भी कई बार, इस तरह का सामाजिक सुधार करने के लिए भी कई बार इस तरह की संस्थाओं का निर्माण हम देखते हैं। ठीक है। सिख जो कृपाण धारण करते हैं, जो कृपाण वो धारण करते हैं, वो भी आर्टिकल 25 के तहत ही कर कृपाण। ठीक है। आर्टिकल 25 के तहत ही सिख जो हैं ये कृपाण धारण करते हैं और ये उनका मौलिक अधिकार होता है, तो रोका। ठीक है। कानून व्यवस्था के कारण ही इसको कई बार रोका जा सकता है। उसमें क्या है, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य है, सदाचार है या अनैतिकता वाला मामला है, तब इसको लिमिट किया जा सकता है या रोका जा सकता है। जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, अभी कोविड का मामला है। ठीक है। कोविड के मामले के कारण बहुत सारे आप देखते हैं कि धार्मिक मेला आयोजन, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को पर बंदी रोक लगाया गया है कि आपस में लोग मिल नहीं सकते, क्योंकि इससे संचरण होता है और उससे कोविड के जो वायरस है वो फैलता है। अभी आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे स्टेट ने बहुत सारे युक्त या रीजनेबल तरीके से कंट्रोल किए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे धार्मिक आचरणों पे रोक लगाया जाता है जब सार्वजनिक स्वास्थ्य का मामला हो, जब जिससे सदाचार बाधित होता है, या मान लीजिए कि कहीं आंतरिक विद्रोह या इस तरह के अशांति फैलने का डर, तब ये रोक लगाया जाता है। या अनैतिकता की स्थिति में भी रोक लगाया जाता है। कई सारे धार्मिक कार्य होते हैं जो अनैतिक होते हैं। लिंग के लिए खासतौर से मान लीजिए कोई धार्मिक ऐसा कार्य है जो किसी जेंडर बायस्ड हो या कोई और तरीके से, या बच्चों के हित में ना हो, तो उस तरह का अनैतिक कार्यों को भी कई बार रोक लगाया जाता है। इस तरीके से क्या है कि ये पूरी तरीके से लागू नहीं है, इसको जरूरत पड़ने पर सीमित भी किया जा सकता है। ठीक है। फिर आर्टिकल 26 देखते हैं कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। मतलब क्या है कि जो भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, जिस भी धर्म के मानने वाले, वो अपने धर्म से जुड़ा हुआ मैनेजमेंट या प्रबंधन कर सकते। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अगर आप किसी धर्म को मानते हैं, उससे जुड़ा हुआ मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसको स्टेट जो है रोक नहीं सकता, स्टेट उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है। मतलब क्या है कि आप किसी भी अपने धर्म से जुड़े मामले को आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है। ये भी कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि आर्टिकल 26 के बेस पे किसी भी धार्मिक अधिकार का हनन नहीं हो सकता। यानी क्या है, धार्मिक अधिकार से वंचित कर धार्मिक मामलों के प्रबंधन नहीं चलाया जा सकता। ठीक है। तो धार्मिक मामलों का प्रबंधन जो है, जिस धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये उनको मौलिक अधिकार के तहत मिला हुआ है। ठीक है। इस तरीके से हम आर्टिकल 26 में क्या देखते हैं, जिस धर्म के से जुड़ा हुआ मामला, उसके मैनेजमेंट का पूरा अधिकार उस धर्म के लोगों को मिला, धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को। इस तरह से उनके धार्मिक फ्रीडम की बात यहाँ की गई। फिर हम क्या देखते हैं, आर्टिकल 26 के तहत सरकार कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगा सकती है जिसमें कि जो आय, किसी व्यक्ति का जो आय प्राप्त होता है वो किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए जाता है। अगर मान लीजिए मैं हिंदू धर्म से जुड़ा हूँ, अगर मैं हिंदू धर्म के उन्नति के लिए अपना आय का मैक्सिमम स्रोत उसमें देता हूँ किसी ट्रस्ट को या किसी चीज़ को, तो उस पर टैक्स नहीं, टैक्स सरकार नहीं दे सकती है। इस तरह का प्रोविज़न भी दिया गया है कि अगर धार्मिक उत्थान के लिए, धार्मिक प्रबंधन के लिए या धार्मिक प्रचार के लिए कोई आय के ऊपर जो आय यूज किया जा रहा है उसके ऊपर टैक्स सरकार के द्वारा नहीं। ठीक है। हाँ, ये भी है कि सरकार जो है सभी धर्मों के लिए पैसा खर्च या अपने तरफ से खर्च कर सकती है। जैसे कुंभ मेले का जो आयोजन होता है वो भी सरकार के द्वारा बजटिंग के द्वारा होता है, सरकार बजट उसके लिए पास करती है। फिर अमरनाथ यात्रा जो होती है उसके लिए भी सरकार प्रबंधन करती है, मैनेजमेंट करती है। या हज सब्सिडी दी जाती है, जो मुस्लिम लोग हज पे जाते हैं उनको बहुत सारे यात्रा के दौरान जो सब्सिडी दी जाती है वो भी होता है। बुद्ध पूर्णिमा के लिए जो कई बार प्रबंधन किए जाते हैं, मैनेजमेंट किए जाते हैं, वो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं
कि जो सरकार का रोल है धर्म में वो सर्वधर्म समभाव का है। क्या है? सर्वधर्म समभाव का है। सर्वधर्म समभाव का है मतलब क्या है कि जो आदमी पैसा कमा रहा है उसका पूरा पैसा किसी धर्म की उन्नति के लिए जा सकता है, उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। सरकार का रोल क्या है कि वो सभी धर्मों के लिए के आयोजन के लिए पैसा खर्च कर सकती है। जैसे कुंभ मेले के लिए होता ही है, जैसे अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार प्रबंधन करती है, ऐसा फंड इस मद में पैसा फंड करती है। फिर हज सब्सिडी के लिए भी होता है, फिर बुद्ध पूर्णिमा जैसे आयोजनों के लिए भी होता है। तो इस तरह से क्या है, सरकार का जो रोल है धर्म में वो सर्वधर्म समभाव का है कि सभी धर्मों को बराबर मान। फिर आर्टिकल 28 की बात करते हैं। आर्टिकल 28 जो है वो क्या है, इसमें ये बताया गया है कि जो सरकारी शिक्षा संस्थान है अगर उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब क्या है कि जिसकी फंडिंग, जो स्कूल कॉलेज विद्यालय सरकारी फंडिंग से चल रहे हैं, गवर्नमेंट फंडिंग से चल रहे हैं, वो फंडिंग से चल रहे हैं, उसमें क्या है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब धार्मिक शिक्षा होता क्या है ये भी तो जान लें। आखिर धार्मिक शिक्षा होता क्या है? तो धार्मिक शिक्षा जैसे जब धर्म ग्रंथ को धार्मिक गुरु द्वारा धार्मिक आस्था के साथ पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए तो धार्मिक शिक्षा। क्या? जब धर्म ग्रंथ को धार्मिक गुरु द्वारा धार्मिक आस्था के साथ पढ़ा जाए या पढ़ाया जाए तो क्या कहते हैं? धार्मिक शिक्षा। यह है इसकी परिभाषा। ठीक है, तो इस तरह का काम सरकारी फंडिंग वाले स्कूल कॉलेजेस में इंस्टीट्यूशन में नहीं हो। क्यों? क्योंकि सरकार का नेचर ही सेकुलर है, तो वो किसी विशेष धर्म को धार्मिक शिक्षा को प्रमोट कैसे कर सकती। इसलिए जो सरकारी खर्चे पे जो चीज़ें चलती जो धार्मिक शैक्षणिक संस्थाएँ चलती उसमें क्या है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, सरकार की तरफ से फंडिंग होती है। अब क्या है, लास्ट जो आते हैं ये देखते हैं कि आर्टिकल 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात करता है। क्या? किसके अधिकारों की बात करता है? अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात करता है। आर्टिकल 29 एंड 30 इसमें क्या मुख्य बातें हैं? पहली बात यह है कि यह अल्पसंख्यक के लिए। ठीक है, इसमें क्या है आर्टिकल 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक की बात तो करता है लेकिन अल्पसंख्यक माइनॉरिटी शब्द का यूज नहीं किया गया। ठीक है, आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी शब्द का या अल्पसंख्यक शब्द का यूज नहीं किया गया है। हाँ, ये अल्पसंख्यक के लिए है। जैसे कि आर्टिकल 29 कहता है कि नागरिकों का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा अपनी लिपि या संस्कृति है के संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, मतलब नागरिकों का जो कम्युनिटी है या वर्ग है जिसकी अपनी भाषा है, अपना लिपि है, स्क्रिप्ट है, अपना लैंग्वेज है या अपना कल्चर है, का संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, मतलब क्या है इसमें माइनॉरिटी शब्द का यूज किए बिना, ठीक है, भाषा लिपि या संस्कृति, वो सारे वर्ग जिनका अपना भाषा अपनी लिपि और अपनी संस्कृति है उसको संरक्षण करने का, प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। ये आर्टिकल 19 में कहा। आर्टिकल 30 में क्या कहा गया? इसमें जो है अल्पसंख्यक शब्द का यूज किया गया कि सभी अल्पसंख्यक कौन अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक जो किस बेस पे अल्पसंख्यक माना? धर्म के आधार पे और भाषा, धर्म एवं भाषा दोनों आधार पे जो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक, सभी अल्पसंख्यक को अपनी इच्छा अनुसार स्कूल या शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार है। अपनी इच्छा अनुसार स्कूल या धार्मिक या शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार है। मतलब क्या है, वो अपने भाषा अपनी लिपि और संस्कृति के एक तो उनको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। अगर उस बेस पे कोई शिक्षण संस्था स्थापित करते हैं जिसमें इस भाषा संस्कृति और लिपि को बचाए जाने का मुहिम चल रहा है या प्रयास किया जा रहा है या इस वर्ग के लोग
अपने इसके इतर भी अपनी शिक्षण संस्था चला सकते हैं, उनको चलाने का यह अधिकार, यानी ये धार्मिक संस्कृति, भाषाई संस्कृति को भी इतना ही इम्पोर्टेंस दी। मतलब विविधता, भारत में विविधता के संरक्षण को देखें, अल्पसंख्यक विविधता के संरक्षण, तो यहाँ से हमें यह देखने को मिलता है कि यह हम इसको मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है और उसको पूरा अधिकार दिया गया है। जैसे कि स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार है, वैसे ही अल्पसंख्यक वर्ग को अपने भाषा, लिपि या कल्चर को प्रोटेक्ट करने, उसको आगे बढ़ाने का अधिकार। ठीक है, अल्पसंख्यक जो शब्द है उसको केवल एससी ने ही परिभाषित किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ही परिभाषित किया है। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि जैसे अगर हिंदुस्तान को देखें तो हिंदुओं के बहुसंख्यक देश हैं, लेकिन ये जो अल्पसंख्यक का जो मामला होता है वो सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे होता है। कई जगह हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे तो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग बहुसंख्यक की स्थिति में, लेकिन कई सारे राज्यों में ये अल्पसंख्यक की स्थिति में है। ठीक है, और जब राष्ट्रीय स्तर की बात होती है उसमें जो अल्पसंख्यक का निर्णय लेने का जो अधिकार होता है राष्ट्रीय स्तर पे, वो किसके अंतर्गत होता है? राष्ट्रीय स्तर पे जो कौन अल्पसंख्यक है ये कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। किसके सलाह पे करते हैं? मंत्रिपरिषद के। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति इनको अधिकार है कि केंद्रीय स्तर पे कौन अल्पसंख्यक है, कौन अल्पसंख्यक है, इसका डिसीजन निर्णय ले। हाँ, प्रांतीय स्तर पे यही काम कौन करते हैं? प्रांतीय स्तर पे राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल। ठीक है, कि कौन अल्पसंख्यक है इसका निर्धारण वो करते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक, जैसे नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ क्या है? हिंदू अल्पसंख्यक। राज्य स्तर पर देखें तो ये अल्पसंख्यक, तो यहाँ का डिसीजन कौन लेगा? राज्यपाल। जो सेंट्रल लेवल का अल्पसंख्यक की बात है वहाँ का डिसीजन कौन लेता है? वहाँ का डिसीजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख पाते हैं? ये पूरा फंडामेंटल राइट हम देख पा रहे हैं। इसके आगे भी जैसे कि हम देखते हैं रिट जारी करने का जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को मिला, वो हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही है। फिर हम आर्टिकल 33 और 34 भी देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय का जो शिक्षण संस्था के लिए जो भूमि अधिग्रहण करने का जो सरकार का अधिकार है, कई बार क्या होता है कि अल्पसंख्यक समुदाय का शिक्षण संस्था के लिए जो भूमि अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जाता है उसका मुआवजा जो है वो बाजार मूल्य पे दिया। ठीक है, यानी उनको बड़े स्तर पर मुआवजा का प्रावधान करने का भी अधिकार सरकार के। अगर किसी अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थाएं का अधिग्रहण किया जा रहा है तो वो उसका मूल्य जो है बाजार मूल्य पे, कंपनसेशन बाजारी मूल्य पर, मार्केट प्राइस पे दिया। तो इस तरीके से भी इनको बहुत सारे संरक्षण अधिकार मिलते हैं। अब हम अगली क्लास में रिट के बारे में पढ़ेंगे जो आर्टिकल 22 में है, फिर आर्टिकल 33, 34 को भी पढ़ेंगे और फिर ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए ये मौलिक अधिकार। इस तरीके से आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अगर कोई इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि हम उस प्रश्न को देख सकें और अगले वीडियो में उसको शामिल कर सकें। तो थैंक यू सो मच।